नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में करता हूं। एक थ्री इडियट्स फिल्म आई थी, उसका एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग था, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है। ये अपने दिल को, मुश्किल में हो, समस्या में हो, दिक्कत में हो, दिल को समझा लो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो सब ठीक हो जाता है। कुछ यही हाल इस कोरोना काल में हमारा है, आपका, मेरा, हमारी सरकारों का और हमारी व्यवस्था का। ऑल इज वेल। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। 40,000 के करीब रोजाना नए केसेस आ रहे हैं। आज का जो आंकड़ा है वो 37,154 का है। और हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। हम अतीत से, इतिहास से कुछ नहीं सीखते, कुछ भी नहीं। 24 मार्च को पिछले साल जब पहला लॉकडाउन, तालाबंदी की घोषणा की गई, देश में मात्र 500 केसेस थे। उसके 21 दिन बाद दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की गई 14 अप्रैल को। तब कितने केसेस थे? 10,000। लेकिन तीसरी तालाबंदी की, तीसरे लॉकडाउन की भी घोषणा करनी पड़ी। तब कितने केसेस थे? मई 3 की बात कर रहा हूं मैं, 40,000 केसेस। लेकिन हमारे यहां पर अब सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, केम्प्टी फॉल हो, धनौल्टी हो, लेह लद्दाख हो, मनाली हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, हर जगह लोगों का हुजूम। रिवेंज टूरिज्म, बदला ले रहे हैं। बदले की मौज मस्ती हम सब कर रहे हैं और व्यवस्था खामोश है, चुपचाप देख रही है। नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, पर व्यवस्था की भी, सरकारों की भी जिम्मेदारी है। पर अब क्या हो रहा है? 25 जुलाई से, आज से 13 दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश ने बाकायदा इसकी इजाजत दे दी है। पर कांवड़ यात्रा में तो भोले के भक्त, भगवान शिव के भक्त हरिद्वार या गोमुख या गंगोत्री जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और अपने यहां के स्थानीय शिव मंदिर में उसे चढ़ाते हैं। और कहां कहां से आते हैं श्रद्धालु? वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम इलाकों से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने तो इजाजत दे दी। उत्तराखंड सरकार ने, पिछले जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। चारधाम यात्रा पर भी रोक लगी हुई है। लेकिन, और यह रोक किसने लगाई? यह उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे चुनौती दे रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, चारधाम यात्रा होनी चाहिए। और जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी, वो कहते हैं ये श्रद्धा और आस्था का सवाल है। दरअसल कांवड़ यात्रा, और 30 जून को फैसला तो ले लिया गया था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यह श्रद्धा और आस्था का विषय है। लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए। अब भगवान तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी की जान जाए, पर राजनीतिक वजह, वो राजनीति की फसल काटनी होती है, वोट लेने होते हैं, इसलिए श्रद्धा और आस्था हावी हो जाती है क्या कोरोना पर भी। तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, अरे उत्तर प्रदेश में गंगा जल थोड़ा लेकर निकलेंगे, उसके लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा, गोमुख गंगोत्री जाना पड़ेगा, इजाजत दे दी गई है। और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यह अलग मसला है, पर जुड़ा हुआ है। और हमने देखा है हरिद्वार में कुंभ हुआ,
वहां 70 लाख लोग पहुंचे थे। आस्था श्रद्धा का यह पर्व सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था। 30 दिनों में 70 लाख लोग, और यहां एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन में 3 से 4 करोड़ लोग, 3 से 4 करोड़ कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। पिछले साल रोक लगा दी गई थी। तो हम क्या कोरोना को, अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, उसे न्योता दे रहे हैं? यह सवाल मैंने कल भी पूछा था। और यह बात सिर्फ आस्था की नहीं है, पढ़ाई की भी बातें अब की जा रही है। बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, अभी टीका ही इजाद नहीं हुआ। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, हमारे भविष्य को सुरक्षा कवच अभी नहीं मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में 15 जुलाई से 8वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं, 23 जुलाई को 6ठी से 8वीं के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। गुजरात का भी यही हाल है। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन क्लासेस यानी कि रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यही हाल पुडुचेरी का है। बिहार में भी अब स्कूल खोले जा रहे हैं। तो यानी कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। और यह तब जबकि हमने सीरो सर्वे भी करने की जहमत नहीं उठाई है। सीरो सर्वे के बारे में आपको बताया था, यह इकलौता वाहिद मुकम्मल एक सर्वे होता है जिससे हमें यह पता लगता है किस इलाके में, किस राज्य में, किस जिले में कितनी घुसपैठ हुई है कोरोना की। हर्ड इम्यूनिटी आ गई, 10-20% लोगों को कोरोना हुआ है। कहां पर लॉकडाउन तत्काल लगाने की जरूरत है, कहां हर्ड इम्यूनिटी है, वहां पर टीकाकरण का इतना जोर करने की जरूरत नहीं, कहां टीके भरपूर मात्रा में युद्ध स्तर पर लगाने चाहिए। यह अभी कोई सर्वे ही नहीं किया हमने। पिछले साल 3 सर्वे किए थे। जून सितंबर के बीच 28,000 लोग शामिल थे। दूसरा सितंबर से नवंबर 29,082 लोगों पर। तीसरा दिसंबर से जनवरी 2021 28,589 लोगों पर। अब 16 जून से कहने को सर्वे शुरू हुआ है, कितने लोगों पर है, कहां है, कितने इलाकों में किया जाएगा, उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। पहले 3 सीरो सर्वे हुए, उनको भी हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था और फरवरी में कह दिया था हमने तो बिना टीकाकरण कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत ली है। और फिर क्या हुआ ये हमने देखा है। और इसीलिए लगातार अब मैं दूसरे दिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर और हमारा जो बर्ताव है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यह जुमला बनकर रह गया है। राष्ट्रपति भवन में भी जब कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार हुआ, फेरबदल हुआ, तो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम कर्ता धर्ता फोटो खींची जा रही है, एक ने भी मास्क नहीं लगाया। यह कड़वी हकीकत है। इससे संकेत, संदेश क्या जाता है? ऑल इज वेल। और विदेश से आ रहे संकेतों को भी हम दरकिनार नजरअंदाज करते हैं। मेक्सिको हो, साउथ कोरिया हो, चीन से अपुष्ट खबरें आ रही है, फिर से संक्रमण फैल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्रिटेन में 35,000, हमसे बहुत ही कम आबादी है उनकी, 35,000 केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर से लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है। लेकिन हमारे यहां ऑल इज वेल के अलावा जो टीकाकरण, जो ढाल है, जो सुरक्षा कवच है, कल आपको मालूम है कितने लोगों का टीकाकरण हुआ? 12,35,287। 21 जून, ध्यान है ना? फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, गाजे बाजे के साथ हमने वो उत्सव, टीका उत्सव मनाया था। 91,74,921 लोगों को टीका लगाया गया। कि देखिए
एक दिन में लगभग 1 करोड़ लोगों को टीका लगा सकते हैं। आम लगा देंगे सबको टीका, सबको सुरक्षा कवच मिल जाएगा दिसंबर तक। जुलाई आते आते आंकड़ा क्या हो गया है? 12 लाख। अब कहेंगे सरकार के लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं। संदीप चौधरी, ये तो संडे था, रविवार, छुट्टी का दिन। तो किस पंडित जी ने यह बताया है कि छुट्टी लेने की जरूरत है? महामारी चल रही है, सुरक्षा कवच देना है तो संडे को छुट्टी मना ले। जैसे 3-3 दिन मध्य प्रदेश, जिसने 19 लाख लोगों का टीकाकरण करने का रिकॉर्ड स्थापित किया था, वो 3 दिन छुट्टी लेता है हफ्ते में, तो 4-4, 5-5 हजार लोगों को टीके लगते हैं। अभी तक 37 करोड़ लोगों को टीका लगा है। 6.5% के करीब लोगों को डबल डोज लगी है, यानी कि मुकम्मल कवच मिला है। पर हम अभी भी इत्मीनान से बैठे हैं। श्रद्धा की बात आती है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल आस्था श्रद्धा को तरजीह तवज्जो देनी चाहिए। अब जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में और गुजरात में शुरू हुई, पिछले साल भी हुई, लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं। जो मंदिर के लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग, पूरी सख्त पाबंदियों के साथ यह जगन्नाथ यात्रा की गई। इलाके में 144 लगा दी गई। तो पर्व तो ऐसे भी मनाया जा सकता है, पर नहीं, हमें तो खुले में पर्व मनाने हैं, छुट्टी भी मनानी है, अपने बूढ़े मां बाप, अपने जवान बच्चों के साथ बाहर भी निकलना है। सुपर स्प्रेडर साबित होंगे, उसके बाद चिल्लाएंगे कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की उपलब्धता पर चित्कार होगी, दवाइयों की कालाबाजारी होगी। या मैं बहुत नकारात्मक हो रहा हूं? ये मैं सवाल आपसे, अपने आप से, सबसे पूछ रहा हूं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, ऑल इज वेल? सही में ऑल इज वेल? और कोरोना पर आस्था और पढ़ाई भारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जेडीयू अहम घटक है, अब केंद्र में भी इनके मंत्री हैं, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, और एक और बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने डॉक्टर संजय राय, अध्यक्ष हैं इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के। तो डॉक्टर राय, जो मैंने शुरुआती संबोधन में बातें कही, गलत बयानी कर रहा हूं या लोगों में बेवजह का डर फैलाने की कोशिश कर रहा हूं? ऑल इज वेल जी 40,000 से नीचे आ गया। अरे भाई, पिछले साल तीसरा लॉकडाउन जब लगा तब 40,000 केस थे, और यहां अब कांवड़ की भी तैयारियां हो रही हैं, स्कूल भी खोले जाएंगे, बाजार खुल रहे हैं, छुट्टियां मनाई जा रही हैं। हाँ संदीप जी, बिल्कुल ऑल इज वेल अभी हम नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑल इज बैड। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। जैसे बिल्कुल ये कॉमन सेंस से कोई भी जवाब देता है कि हाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होगा तो वह जो है डिजीज स्प्रेड होगी, केसेस की लिमिट कुछ भी हो सकती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, और कोई भी इसका जवाब पिछले 1.5 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। हमें जो है काफी अब साइंटिफिक एविडेंसेस जनरेट हो गए हैं और उनका यूज करना चाहिए। तो हमें बैलेंस रखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और साथ साथ में जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने में भी उस बैलेंस, साइंटिफिक जो भी एविडेंसेस जनरेट हुए हैं उसका यूज करना चाहिए। जैसे आपने यूके का जिक्र किया, यूके का अगर 35,000 पर डे केसेज आ रहा है इस समय, आप अगर 4 लाख केसेज जब हमारे थे पर डे आ रहे थे मई के फर्स्ट वीक में, उससे कंपेयर करें तो यूके का बहुत ही ज्यादा है। वो 4 लाख से कई टाइम्स ज्यादा आ जाएगा वह केस। फिर भी स्कूल उन्होंने
खोला हुआ है। बच्चों को अभी उन्होंने वैक्सीन नहीं दिया है, फिर भी स्कूल बंद नहीं किया हुआ। अभी नेक्स्ट वीक से उनका समर वैकेशन स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने कहा था कि सबसे लास्ट में हम स्कूल बंद करेंगे, क्योंकि उनको एविडेंस का उन्होंने यूज किया कि बच्चों में यह डिजीज बहुत ही माइल्ड है और बच्चे ज्यादातर इन्फेक्ट पहले भी होते रहे हैं। हमारे पास एविडेंस है, इंग्लैंड के पास तो एविडेंस है डॉक्टर संजय राय। ये हमारा सीरो सर्वे, पिछली बार भी मैंने आपसे चर्चा की थी। सीरो सर्वे कहने को 16 जून से शुरू हुआ, हमें यही नहीं मालूम अभी वो कितनी जगह हो रहा है, कितनी तादाद में हो रहा है। और पहले 3 सर्वे जो हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे, कहा था हम तो जीत गए कोरोना से जंग। साइंटिफिक एविडेंस, डेटा के बेस पर लड़ रहे हैं क्या हम? मैं उसी पे आ रहा हूं कि जो लास्ट सीरो सर्वे था सिर्फ 27% टोटल में 24% एडल्ट पॉपुलेशन थी, 27% बच्चे उसमें थे जो आईसीएमआर ने किया था। मतलब 2/3 हमारी जनता जो है अभी ससेप्टेबल थी। ससेप्टेबल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन को अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है और वह हो भी रहा है। हमें जो है इसका यूज करना चाहिए डेटा का। ठीक है, अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, बट हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि डिजीज के स्प्रेड को न बढ़ने दें, और वह एविडेंसेस का हम यूज करके कर सकते हैं, हमारे पास है। जैसे मैं बात करूं, जैसे कांवड़ यात्रा की बात कर रहे थे, या अभी जैसे हिल स्टेशन पे जिस तरीके की भीड़ हो रही है, उनकी एंट्री पॉइंट के आसपास जो है, या पहले से हम मैंडेटरी कर दें कुछ टेस्ट, जैसे सीरो का रिपोर्ट की आईजीजी की एंटीबॉडीज का रिपोर्ट हो, या उनका वैक्सीनेशन का इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, क्यों नहीं कर रहे? मैं इसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार है। वही ये हमें करना चाहिए। तो वही कि एविडेंसेस जो भी जनरेट हुए उनका यूज करना चाहिए। अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़े, ये अच्छी बात है। कब तक हम नॉर्मलसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमें जो है ए प्रायोरी कुछ बताना पड़ेगा कि ये जब हो जाएगा तब तक हम नहीं यहां पर तो आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, तो मैं राजनीति की चीज छोड़ देता हूं। पर दरअसल अब ये आस्था और श्रद्धा का हवाला देकर, जबकि रोक लगी हुई है कांवड़ यात्रा पर, उत्तर प्रदेश ने हां कर दी और 3 से 4 करोड़ लोग आते हैं ना, ये तो हमें मालूम है। तो यह कितना बड़ा सुपर स्प्रेडर हो सकता है, पर तैयारियां चल रही हैं। वही कि बिल्कुल किसी भी हद तक का सुपर स्प्रेडर हो सकता है तब अगर पूरी पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। अगर इनमें वही कि उन लोगों का रिस्ट्रिक्शन करें कि भैया अगर आप आईजीजी पॉजिटिव हैं तो आप जाइए कीजिए, क्योंकि उनमें डिजीज होने की संभावना न के बराबर है एक बार अगर हो गया है, और उनसे दूसरों को स्प्रेड होने की संभावना न के बराबर है, तो बहुत ही कम है। ग्लोबल डेटा 18 करोड़ से ज्यादा का हमें देख के ये कह सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ लगाना चाहिए कि नॉर्मलसी की तरफ बढ़े, या नहीं, उसके लिए टीका लगाना पड़ेगा ना डॉक्टर संजय राय। इसीलिए मैं 21 जून का उदाहरण दे रहा हूं। 91,74,921 लोगों को लगाया, कल लगे हैं 12,35,287। वही हम अप्रैल वाले आंकड़े पर आ गए। अप्रैल में 30-35 के करीब था, मई में तो वो और नीचे गिर गया था, 16-17 लाख प्रतिदिन पर आंकड़ा आ गया। अब 30-35 पे फिर से आ गए हम, एक दिन का कीर्तिमान स्थापित करके। जी हाँ संदीप जी, टीकाकरण का जो सबसे बड़ा फायदा है कि सीवियरिटी कम होती है, डेथ कम होती है, तो ह्यूज लाइफ हम सेव कर सकते हैं और अपने इस पे हेल्थ सिस्टम पे लोड कम होगा। बट इन्फेक्शन को रोकने में आप देखिए कि दुनिया के किसी कंट्री का डेटा तो बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो रहा है इन्फेक्शन को रोकने में। बट इसलिए, लेकिन सीवियरिटी अगर रुक जाती है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। इवन हम उनको भी अलाउ कर सकते हैं जिनको वैक्सीनेशन है। अभी जो एविडेंसेस हैं, नहीं वैक्सीनेशन इतनी कम क्यों हो रही है? ये 91 लाख से 30 लाख, और संडे को जी कोरोना भी छुट्टी मार लेता है क्या कि 12 लाख पे आंकड़ा आ जाएगा? नहीं, संडे को टेस्ट कम होती है, आप देखते रहिए ना पूरे नहीं, क्यों करते हैं टेस्ट कम? ये किसने कहा है? कौन सी किताब में लिखा है? कौन से कानून में लिखा है? आपातकाल है ना ये। मैं एविडेंसेस की बात कर रहा था कि हमें यूज करना चाहिए, और मैं वही कह रहा था कि जो आईजीजी की मैं बात कर रहा था वो नेचुरल इन्फेक्शन से मिल रहा है, तो उन लोगों में प्रोबेबिलिटी कम है। अभी देखिए 40 लाख लोगों का डेटा पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपना रिलीज किया हुआ है। उनमें पूरे 1 साल में जो इन्फेक्ट हुए हैं, पहला कंट्री है, और मैं उनको ये कहूंगा, शाबाशी दूंगा कि उन्होंने अपना डेटा रिलीज किए। 0.4% को रीइंफेक्शन हुआ और सीवियरिटी किसी को नहीं हुई, और ये प्रोबेबल से लेके सारे हैं। ठीक है, और सिर्फ हाँ ठीक है, पर हमारी तैयारियां क्या हैं? डॉक्टर सुनील सिंह, आप तो डॉक्टर हैं,
ऑल इज वेल से हम कोरोना भगाने चले हैं। संदीप जी, आपने बड़ा ही अहम मुद्दा को उठाया है। और ऑल इज वेल में तो केवल 3 थे, यहाँ हम लोग कितने हैं वो पता नहीं, जो नाम है उस फिल्म का नहीं कहना चाहिए। आपने बड़ा ही अच्छी बात उठाई है और जनता को भी आप अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कोविड प्रोटोकॉल के लिए, और आप गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं। लेकिन सरकार को और जनता को भी सरकार को देखना होता है कि जीवन यापन और जीवन संचयन में एक सामंजस्य बिठाना होता है। जीवन संचयन के लिए आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जरूरी होती है। तो यहाँ पे जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं वो 50% कैपेसिटी पर खोले गए हैं और हॉस्टल वालों ने एंटीबॉडी टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही एंट्री ले रहे हैं। लोग स्वतः एक न्यू नॉर्मल से आना है और आपका जो प्रयास लगातार है, हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि लोग जागरूक होंगे। और जिस तरह आपने कहा है कि भाई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन पर, तो ठीक है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन करना है तो जैसे बिहार सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो एंट्री पॉइंट पर एंटीबॉडी टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहे? और जो ये आस्था के पर्व के नाम पर और लोकतंत्र के पर्व के नाम पर हमने ना तो 5 विधानसभा चुनावों से कुछ सीखा है, ना हमने कुंभ मेले से कुछ सीखा। अब कांवड़ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार दबाव बना रही है, पुष्कर धामी भी सीधा मना नहीं कर रहे हैं, बस वो ये कह रहे हैं कि भगवान भी नहीं चाहेगा कि मौतें हों। पर आस्था के नाम पर क्योंकि राजनीतिक वोट भी मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में हुए ना जमकर, जितनी हिंसा हुई, झड़पें हुई, ये पंचायत चुनाव, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव, तो हम पर्व भी मना रहे हैं। मैं इतने गंभीर समस्या को राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहता हूं। मैं ये मान के चलता हूं तो राजनेता ही तो देश का नीति निर्धारण करते हैं, राजनीतिक चश्मा तो पहनना पड़ेगा। संदीप जी, मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप या एक्सपर्ट ग्रुप के राय पर ही ये करती होगी। और एक्सपर्ट ग्रुप निश्चित ही ये एडवाइस दिया होगा कि आप अमुक रिस्ट्रिक्शन के साथ ये करिए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो पिछले साल तो बहुत सारी यात्राएं नहीं निकली, कांवड़िया यात्रा नहीं निकली। अगर अभी कांवड़िया यात्रा निकल रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार इतनी संवेदनशील अभी है, फैसला नहीं लिया है, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं। भाई एक उत्तर प्रदेश ने हाँ कर रखी है, संकेत क्या मिलते हैं फिर? मैं ये मानता हूं कि सरकारें इतनी संवेदनशील है कि एक्सपर्ट के, वैज्ञानिक के, चिकित्सकों के राय के उपरांत ही एक उस रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये अलाउ करेगी, क्योंकि कैटास्ट्रोफी हो सकता है। और आप देखिए, आप केवल हिंदुओं के धर्म आस्था का आप पर्व को दिखाते हैं। केरला में अन्य धर्म के भी जो कांग्रेगेशन हो रहे हैं उसमें उसी तरह हो रहे हैं, जबकि केरला के लिटरेसी रेट को इतना बड़ा माना जाता है। तो हम उस चश्मे से नहीं देखें। ना, मैं तो कतई नहीं देखता। सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी श्रद्धा है, पर मैं चौथे स्तंभ का हिस्सा हूं। तो चौथे स्तंभ ने पिछले साल 2-2.5 महीने तबलीगी जमात को लेकर क्या क्या कुछ नहीं कहा था। वो तो 2000 आदमी थे, यहां 3 से 4 करोड़ आदमी एक जगह आते हैं, या 70 लाख आस्था के मेले में डुबकी लगाते हैं, कुंभ मेले में, तो वो सवाल ना पूछे जाए क्या? नहीं, निश्चित वहां राजनीति हो जाएगी। नहीं, आपकी संवेदनशीलता और कोरोना ऐसे मामले को लेकर आप लगातार सेंसिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। हम कभी आपके ओपिनियन को बायस नहीं करते हैं, इससे गवर्नमेंट और जनता दोनों सेंसिटाइज होती है। लेकिन अगर कुंभ की बात देखें तो कुंभ, या देखिए, वैसे कांग्रेगेशन जो ओपन एयर में हो, ओपन एयर के कांग्रेगेशन अगर डिस्टेंसिंग के साथ हो तो एक डिस्टेंसिंग कहां होती है? गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं डुबकी लगाने के लिए। वो तस्वीरें हमने देखी है ना, आप भी गए हैं हरिद्वार, मैं भी गया हूं। वहां कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग? और संकेत क्या मिलते हैं? राष्ट्रपति भवन से तस्वीर क्या आई नई कैबिनेट की? किसी ने मास्क पहन रखा था। आप जनता से उम्मीद करें कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, केम्प्टी फॉल में झरने के नीचे ठसाठस लोग ना भरें, या मनाली में, या धनौल्टी में, या मसूरी में, या नैनीताल में। और संदेश क्या जा रहा है टॉप मोस्ट लेवल से? आपने सही कहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मास्क लोग उतारे होंगे तो फोटोशूट के समय उतारे होंगे। इतनी संवेदनशीलता हमारे राजनेताओं को आज के वक्त में है। और आप चौथे स्तंभ तो निश्चित ही एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। और उसके नहीं, हम भी भूल गए हैं। अब कोरोना कोई खतरा थोड़ा है, ऑल इज वेल। मीडिया के हिसाब से भी, अरे देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सब उन पर चर्चा करने लगे, कोरोना को भूल गए हैं।
पवन खेड़ा, बतौर समाज, बतौर व्यवस्था। कोरोना तो गया, गलत कह रहा हूं क्या पवन खेड़ा? संदीप जी, समाज पर सारी जिम्मेदारी डाल देना, मुझे लगता है कि ये हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, समाज को गाली देना शुरू कर। जिस सरकार की प्राथमिकता ही झूठी वाहवाही की हो, एक नकली छवि को चमकाए रखने की हो, उस सरकार से उम्मीद रखना, मैं अपने आप को मूर्ख मानूंगा अगर मैं कोई उम्मीद रखूं। जब दूसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए तब डावोस में साहब जो हैं अपना पीठ थपथपा रहे। जब वैक्सीन, ऑक्सीजन, बिस्तरों की, दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए तब साहब व्यस्त थे चुनावी सभाओं में तालियां बटोरने। तो साहब की जब आवश्यकता पड़ी, जब त्राही त्राही मच रही थी, तब साहब लापता हो गए। अब जब साहब को लाखों परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिनके यहां मौतें हुई, तो साहब पूरे हिंदुस्तान से धन्यवाद मोदी जी रहे हैं। अब साहब बोल रहे हैं मुझे थैंक यू बोलो, मुफ्त में वैक्सीन दे रहा हूं। तो ऐसी सरकार से कोई उम्मीद करना मुझे लगता है बिल्कुल बेमानी होगा। हम सब अब आत्मनिर्भर हो जाएं तो वही ठीक है। सरकार पर निर्भर होने से किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी लहर से ये साबित हो गया। आपने जिस सुबह को कुंभ के वक्त प्रधानमंत्री जी संतों से बात करके उनको निवेदन कर रहे थे कि अब सांकेतिक कुंभ होना चाहिए, आपको याद होगा हमने इस पर चर्चा भी। 3 घंटे बाद बंगाल में खड़े होकर भाव विह्वल हो रहे थे साहब, यार कितनी भीड़ आ गई मुझे सुनने। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो कि चुनाव के अलावा अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता हो, उस पर देखना, उसकी तरफ देखना, उससे कोई उम्मीद रखना बहुत आत्मघाती कदम होगा। कम से कम मैं, जो भी आपके दर्शक हैं, उनको ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री पर या इस सरकार पर निर्भरता नहीं, पूरी कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी पवन खेड़ा क्या सिर्फ केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की नहीं है? जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, रिवेंज टूरिज्म हो रहा है, अलग अलग राज्य, अलग अलग सरकारों के राज्य हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी है, वहां पर लोग इकट्ठा जो हो रहे हैं, वहां पर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहा है, या अकेले सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी करके बात करो, दरकिनार कर दिया जाए? संदीप जी, जब लॉकडाउन था तो क्या ऐसी भीड़ दिखती थी? जब सख्ती सरकार ने थोड़ी सी दिखाई तो क्या ऐसी भीड़ दिखती थी? जब सरकार के नामी गिरामी चेहरे बिना मास्क के घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और अभी सुनील सिंह जी कह रहे कि नहीं, तो फोटो शूट के वक्त मास्क हटा दिया था। जब सरकार ध्यान बटाना चाहती है कोरोना से पूरे देश का, और सरकार को बिल्कुल चाहते हैं कि हम भूल जाएं कि कुछ हुआ भी था कोरोना में, तो ऐसी सरकार से उम्मीद नहीं रखना है। बस ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आप, बड़ा आसान है कहना कि आप भीड़ मत जुटाइए। जो जिसकी जिम्मेदारी है काम करने की, जिसकी जिम्मेदारी है सही व्यवस्था देने की, जिसकी जिम्मेदारी है 86 लाख, तो अलग अलग राज्यों में जो भीड़ हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कानून व्यवस्था राज्यों के मातहत आती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। संदीप जी, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती के बजाय कदमताल करने का वक्त नहीं है क्या पवन खेड़ा? संदीप जी, कदमताल तो तब की जाए जब 35 करोड़ टीके प्रति माह का प्रबंधन सरकार कर दे। अब आप कहेंगे ये जिम्मेदारी भी समाज की है, तो माफ कीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की है, वो भी केंद्र सरकार। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कहीं कोने में बैठ के यहाँ पे एक दूसरे में टोका टाकी नहीं। हाँ, जब 86 लाख टीके दिन में प्रतिदिन लगने चाहिए, आप लगाइए टीके। फिर जिसको जहां जाना है, केम्प्टी फॉल जाना है, मॉल रोड जाना है, किसी मॉल में जाना है, जहां जाना है जाए। अरे आप वह तो सुरक्षित तो करिए, वो कवच तो आप देंगे, वो तो सरकार देगी। धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी के होर्डिंग्स तो मोदी जी ने लगाए ना, किसी राज्य सरकार के नहीं है ना वो तो। और सर्टिफिकेट पे भी फोटो तो मोदी जी की है ना। तथाकथित मुफ्त जो टीके हैं उनकी में फोटो भी मोदी जी की, श्रेय भी मोदी जी लेंगे, धन्यवाद भी मोदी जी को दें। और टीके अगर कम पड़ रहे हो तो किसको बोलें? समाज को बोलें, राज्य सरकारों को बोलें, तब भी तो मोदी जी को ही बोलेंगे। जब पूरी सरकार 1.5 लोग चला रहे हो तो उनमें से एक को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन्हीं 1.5 लोगों से पूछेंगे। नहीं, मैं सामंजस्य की, कोऑर्डिनेशन की इसीलिए बात कर रहा हूं। जो मैंने स्कूलों की बात की, महाराष्ट्र ने भी 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए हैं।
यही काम हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, बिहार, संदीप जी, अलग अलग जगह हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो समझ में आता है, सबको समझ में आता है। केंद्र सरकार ने आपको आश्वस्त किया कि हर राज्य में हर दिन इतने टीके आएंगे, वो टीके लगेंगे, लोग सुरक्षित होंगे तो दिनचर्या शुरू होगी। टीके नहीं आ रहे, अब सबको, हर राज्य को मुझे लगता है पुनर्विचार करना पड़ेगा। परीक्षाओं पर भी छात्रों का जीवन बहुत ज्यादा संकट में हम लोग डाल रहे हैं। अभी तो टीका ही इजाद नहीं हुआ, टीका कहाँ है 18 साल से कम के बच्चों का, और स्कूल खोल रहे हैं हम। गलत है यह, कोई भी करे यह गलत है। इन सब पे पुनर्विचार होना होगा, राज्यों को भी करना होगा और केंद्र को भी करना होगा। लेकिन ड्राइविंग सीट पर मोदी जी स्वयं दिखना चाहते हैं, तो जब ड्राइविंग सीट पर आप हो तो किस सड़क पर जाना है? स्कूल खोलने के लिए थोड़ा कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं स्कूल खोलिए? मोदी जी कह दे नहीं खोलिए, मोदी जी कह दे जब तक सब बच्चों को टीका नहीं हो जाता नहीं खुलना चाहिए। जब असर्ट करना होता है, जब तालियां बटोरनी होती हैं, किसी की भी सरकार हो, अपनी होर्डिंग जरूर लग जाती है, तब मोदी जी को सब याद आ जाता है। और जब जिम्मेदारी आती है तो अरे साहब, इस मुख्यमंत्री की गलती है, उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप क्यों हैं साहब? सिर्फ धन्यवाद लेने के लिए, सिर्फ तालियां बटोरने के लिए, सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, या सिर्फ वोट लेने के लिए? जवाब तो इनको देना होगा ना। या तो कह दें साहब कि मैं अकेला नहीं हूं ड्राइवर, तब है हम मिलकर चला रहे हैं। तो ये मतलब राजनीतिक लड़ाई है, ये देश की लड़ाई नहीं, सामूहिक लड़ाई नहीं। देश की लड़ाई में ही राजनीति क्या होती है? राजनीति देश के ही मुद्दों से बनती है ना। ये क्या कहते हैं आप बार बार, मुझे अच्छा नहीं लगता संदीप जी, आप तो समझते हैं इस बात को। राजनीति किस पर करें हम, बताओ ना, किस बात पर करें? आप हमें बता दो कि भाई ये डूज एंड डोंट्स है, ये मेन्यू कार्ड है, सिर्फ राजनीति इसी पे करिए। राजनीति करने का अर्थ क्या होता है? ये मुद्दे हम उठाएं, आप भी उठाएं, हम भी उठाएं। आप पत्रकारिता करके उठाते हैं, हम राजनीति करके उठाते हैं, क्यों नहीं उठाएंगे? अनिला सिंह जुड़ गई है मेरे साथ। अनिला, तो ऑल इज वेल चल रहा है ना, ऑल इज वेल है, तो कांवड़ यात्रा भी अब शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने तो कह ही दिया वो तो करवाएंगे। अब ये बात और है कि अभी उत्तराखंड ने फैसला लिया नहीं, पर भोले के भक्त तो वो गंगा जल लेने के लिए तो हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री जाना पड़ेगा। बिल्कुल संदीप जी, वैसे तो मैं सच बताऊं, मैं अभी भी ना वो जनसंख्या पॉलिसी जो लॉन्च हुई है हमारे प्रदेश में, मेंटली मैं उसी मोड पर हूँ, लगातार उत्तर देते। पर खैर, जिस पर मैं अभी पवन खेड़ा जी को भी सुन रही थी, जिस प्रकार से ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि आक्रमण कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और कह रहे हैं 1.5 व्यक्ति जो है देश चला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है, इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स देती है। कांवड़ यात्रा बिल्कुल होगी। और देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले ये है कि अच्छा होगी, आपके पास मुकम्मल जानकारी? अभी उत्तराखंड सरकार ने औपचारिक फैसला नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड भी उत्तर दे देगा। तो नहीं, उत्तर प्रदेश में होगी। वो जल कहां से लेकर आएंगे? गंगा जल तो लाना होता है ना, वो हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख से लेकर आएंगे। जी, उत्तराखंड भी उत्तर दे देगा। कोरोना प्रोटोकॉल को देखिए फॉलो अगर किया जाता तो मतलब 3 से 4 करोड़ कांवड़िए निकलेंगे, वो सुपर स्प्रेडर नहीं होंगे। 3 से 4 करोड़, 70 लाख थे श्रद्धालु जिन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई 30 दिनों में। यहां 15 दिनों में 3 से 4 करोड़ कांवड़िए निकलेंगे। जी बिल्कुल पता है संदीप जी। और अगर कोरोना प्रोटोकॉल को अगर फॉलो किया जाता है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सुपर स्प्रेडर नहीं है। 3-4 करोड़ लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल आप कर देंगे? मैं तो बहुत ज्यादा, संदीप जी यू आर वेरी बायस्ड। हाँ। आपने पवन खेड़ा जी को लगातार बैशिंग करने दी, प्रधानमंत्री जी की और हमारी सरकार की, और आप मुझे बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे हैं। हाँ, तो अच्छा जी नहीं, तो वो नई पत्रकारिता सिखा रहे हैं कि विपक्ष से ही सवाल पूछते रहो। बीजेपी से सवाल पूछने में एकदम अरे दर्द झलक जाता है कि अरे इतने सवाल क्यों पूछ लिए। अरे मतलब विपक्ष से सवाल पूछने चाहिए, सत्ता पक्ष से नहीं। संदीप जी, हाँ चलिए, बोलिए। तो मौका दीजिए। मैं आप ही से मुखातिब हूँ अभी कहाँ सवाल कहाँ तो खत्म हुए? बोलने नहीं दे रहे मेरे को। बोलिए। नहीं दे रहे। हाँ बोलिए। बोले नहीं दे रहे। अरे आपके अकॉर्डिंगली तो ना तो बकरा ईद बनाओ, ना ही कांवड़ यात्रा करो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोरोना काल है तो बकरीद हो चाहे कांवड़ हो। ये बैशिंग नहीं कर संदीप जी, अब मैं क्या लगातार बोलूं? अच्छा बोलिए। अच्छा नहीं लगता, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। हाँ बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, देखिए ऐसा है कि सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक रूप से आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंट्रोल कर ली गई है। कांवड़ यात्रा है,
बिल्कुल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, और पर ये जो जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो सरकारें को कराना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी, और उत्तराखंड की सरकार से भी हम आशा करते हैं कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए ये यात्रा, कांवड़ यात्रा बिल्कुल कराएं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये आस्था से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो और आपने देखा भी होगा, यात्रा बिल्कुल लगातार चलते हैं, दिन रात चलते हैं, कांवड़िए चलते हैं, इनके टेंट्स भी लगते हैं जहां पर इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, रात में विश्राम करते हैं। वहां पर भी अगर जो सरकारें हैं, अगर मुस्तैदी से अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करवा लेंगी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या सामने आएगी। कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कुंभ में भी नहीं आई थी, उस वक्त के मुख्यमंत्री कहते हैं अरे यहाँ तो खुली आबो हवा है, गंगा मैया का आशीर्वाद है, यहाँ कोरोना कहाँ होगा। तो मतलब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा वगैरह के भी सारे इंतजाम किए जाएंगे। वो चुनाव है तो कांवड़ यात्रा जरूर होनी चाहिए। पिछले साल तो नहीं हुई, पर अभी चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो पक्का होगी। बिल्कुल ताल ठोक के आप कह रहे हैं कि होगी। देखिए ऐसा है कि अब सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्या है, अपने आप में एक पूरा देश है, तो सब चीजें काफी कंट्रोल है। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, ही इज अ वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेटर, और वो जानते हैं कि अगर वो कर सकते हैं पूरी सलाह मशवरा करके, उनको मालूम है वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा होगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, तो इसका मतलब क्या आप सोचिए, अगले साल चुनाव है, अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को, तो उनको नहीं पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम क्या नुकसान करवाना चाहेंगे? जैसे वो कंट्रोल कर लिया था अप्रैल मई में, जब पंचायत चुनाव हो रहे थे 3050 सीटों पर, और वो गांव देहात तक घुस गया था कोरोना। जो इलाके अछूते थे, जो क्षेत्र अछूते थे, वहां सब जगह घुस गया था ना कोरोना, कि नहीं घुसा था? नहीं, बिल्कुल घुस गया था संदीप जी। ये नया वेरिएंट का अटैक था, कोई भी तैयार नहीं था। ये था कि रेड फ्लैग बार बार हम लोग महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और केरला जैसे प्रदेशों को जो कमेटियां बनी हुई है 75 से ज्यादा, जो बिल्कुल ट्रेंड को ऑब्जर्व करती हैं, नहीं माने। महाराष्ट्र से बॉम्ब फूटा, हर जगह पहुंचा, न्यू वेरिएंट था, एकदम से पूरा जो इसका कहर टूटा है कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल मैं कहूंगी कि सब चीजें जो है, आपको पता है, मैं उसको रिपीट क्या करूं, एक बुरी याद की तरह है। पर अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए कांवड़ यात्रा करा रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि चुनाव है तो और ज्यादा कॉशियस रहेंगे ना। इस साल पक्का क्यों? देखिए, मैंने, आप बाद में जुड़ी हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया, जब पिछले साल देश में पहला लॉकडाउन लगा तो 500 केसेस थे, दूसरा लॉकडाउन लगा 14 अप्रैल को तो केसेस थे 10,000, तीसरा लॉकडाउन 3 मई को जो लगा उस वक्त केसेस थे 40,000, आज भी उतने ही हैं। 4 लाख से नीचे आ गए, पर 40,000 तो हैं। दूसरी लहर गई नहीं है, और तीसरी अभी मुंह बाय खड़ी है। नहीं, मुंह बाय तो खड़ी है, पर आपने बिल्कुल अपना पश्चिमी भाषा वाला शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाँ। मुंह बाय खड़ी है। मुंह बाय खड़ी का मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, यानी मुंह खोले हुए खड़ी हुई है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो मुंह खोले हुए खड़ी है, पर संतरी भी हमारे खड़े हुए हैं। अच्छा, संतरी तो खड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी, संतरी खड़े हुए हैं, सख्ती करेगा, प्रशासन मुकम्मल है, उनके पास संसाधन है, कांवड़ यात्रा तो होगी। ये बात देखिए साफ बीजेपी की प्रवक्ता ने कर दिया है। नमस्कार संदीप जी, आपके दर्शकों को, आपको और मेरे फेलो को-पैनलिस्ट को। मैं ये सोचता हूं कि मैं मोदी जी का नाम लेते हुए आंख बंद कर लूं अभी हाथ जोड़ते हुए, तो क्या अभी सूर्योदय हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सोचती है। दुनिया में जग जाहिर है कि जहां भीड़ जमा होती है और करोड़ों की संख्या में भीड़ जमा होती है, कोरोना फैलता है। ये संडे का अखबार है। संडे का अखबार कहता है कि आर फैक्टर, जो कितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, वो पहली बार फिर से बढ़ा है। 0.78 से 0.88 आ गया है जून के अंत तक। तो यही आसार अप्रैल में हुए थे। उसका नतीजा यह हुआ कि मई 6 को हमारा पीक था 4,14,000 कोरोना केसेस का, फ्रेश केसेस का। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहती हुई लाशें नहीं देखी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं देखी, बेड नहीं देखी, कुछ दिन पहले आदित्यनाथ जी का बयान था। बयान क्या था? उत्तर प्रदेश ने बखूबी सेकेंड वेव से लड़ा, अब हम थर्ड वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे लड़ेंगे थर्ड वेव से कि फ्री फॉर ऑल कर दीजिए, कोरोना है, चुनाव है, जैसे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के अपहरण, चीरहरण, अपराध, बम, गोली, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही पूरे पंचायत चुनाव में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके लोग क्या भारी तादाद में पूरा हुजूम लेकर नहीं इकट्ठा हो रहे थे? आप भी तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, प्रक्रिया का हिस्सा थे ना।
बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद एसपी को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं चुनाव बहुत अच्छे रहे, शांतिपूर्ण रहे, पीठ थपथपाते हैं। ऐसा लगा जैसे धृतराष्ट्र जो है दुशासन दुर्योधन की पीठ थपथपा रहा हो। तो मुझे लगता है कि जो सरकार आंख बंद करके बैठ जाए और कहे कि जहां 4 करोड़ 5 लाख करोड़ लोग जमा होंगे उसका कोरोना पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि अखबार फ्रंट पेज पे लिख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी सरकार या तो अज्ञानी है या लोगों को अज्ञानी मानती है या उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसकी मृत्यु हो रही है किसकी मृत्यु नहीं हो रही है। और अगर आप वाकई आदित्यनाथ जी का व्यवहार देखिए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लाशें तैर रही हैं, लाशें दफन हैं, शमशान कब्रिस्तान की बुनियाद पे राजनीति करने वाले ये लोग सिर्फ तो आपको भी यही राजनीतिक मुद्दे मिलते हैं, आपको आरोप लगाने में मजा आता है कि इससे आपको वोट मिल जाएंगी। दरअसल बतौर देश, बतौर राजनीतिक जमात, सारे राजनीतिक दल वो कितने गंभीर हैं कि बैठकर सामंजस्य बनाएं, एक समन्वय हो। अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी के शासित राज्य हैं वहां कुछ और तर्क गढ़े जाते हैं, विपक्षी राज्यों में कुछ और तर्क गढ़े जाते हैं। फंसता कौन है? आम आदमी फंसता है ना जीएसटी। देखिए संदीप जी, जैसे मोदी जी का नाम लेके इस समय सूर्योदय नहीं किया जा सकता, वैसे ही मोदी सरकार सामंजस्य नहीं बिठा सकती। तमाम जब लगातार लोगों की मृत्यु हो रही थी, ये सरकार दिल्ली सरकार से लड़ रही थी, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रही थी, केरल सरकार से लड़ रही थी, बंगाल सरकार से लड़ रही थी। बंगाल में आप लड़ रहे थे या विपक्ष लड़ रहा था? दूसरे तरफ से तो देखिए, मैं कह रहा हूं सरकारें लड़ रही थी। मैं वही कह रहा हूं कि मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, न उस पद की गरिमा को महत्व देते हैं, न सामंजस्य को महत्व देते हैं। बहरहाल मैं दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंत में जो आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का मिशन है वो इस देश के हर व्यक्ति को बेसहारा छोड़ने का मिशन है। तो दर्शकों को तय करना है कि वो या तो नहीं, हमारे पास डेटा ही नहीं है। डेटा कहाँ है? ये सवाल मैं डॉक्टर संजय राय से भी पूछ रहा था। सीरो सर्वे हमने कराया ही नहीं, जो कराए उनका तो इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरी लहर के बाद तो कोई सीरो सर्वे हुआ ही नहीं है। देखिए इस जनवरी में आखिरी आंकड़ा हुआ तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 महीने हो गए। बीच में हमें सीरो सर्वे की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें पता है कहां कहां पर हर्ड इम्यूनिटी आ गई है कि 60-70% लोग संक्रमित हो गए थे, कहां 10% या 20% हैं। इनको भाई टीके लगाओ। टीकों का हाल देखिए, 91 लाख लगा देते हैं 21 जून को, और फिर वही आंकड़ा 30-35 लाख पर आ जाता है। देखिए संदीप जी, मनिंद्र अग्रवाल ने जो सरकार के पैनल में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि तीसरी वेव अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है। अगर तीसरी वेव अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है तो इस समय सरकार के साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो सरकार का क्या रवैया होना चाहिए? सरकार का रवैया होना चाहिए कि इस तरीके से जो जहां भीड़ एकत्रित हो रही है और ढिंढोरा पीट के भीड़ इकट्ठी करेंगे ये लोग, वो न हो। सरकार ने क्या वो रवैया दिखाया है? जब वैक्सीन हेजिटेंसी की समस्या बढ़ रही है, खासकर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन नहीं लग रही हैं, ये एक सामाजिक समस्या है, क्या सरकार ने व्यापक इसके ऊपर अभियान चलाया है? मैं मानता हूं कि पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर उपजी हुई सरकार लोगों को सिर्फ प्रोपेगेंडा दे सकती है, न तो उनका बचाव कर सकती है, न उन्हें प्रोग्रेस दे सकती है। ये तो राजनीतिक आरोप हो गए। डॉक्टर संजय राय, एक सेकंड। डॉक्टर संजय राय, देश की तस्वीर तो टीकाकरण का क्या हाल है, सीरो सर्वे हो नहीं रहे, लेकिन देखिए बाहर मुल्कों में क्या हो रहा है। वो चीन हो, दक्षिण कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मेक्सिको हो, यहां से ब्रिटेन के जो संकेत मिल रहे हैं, क्या उनको लेकर हम सतर्क हैं? आपने शुरू में ही इसका आंसर दे दिया था। मैं दोनों का ही आंसर दे रहा हूं। एक तो आपने कहा कि 40,000 केसेस जो है उस समय थे जब थर्ड लॉकडाउन लगाया गया था। 600 से शुरू हुआ जब 24 मार्च 2020 को लगाया गया। उस समय और इस समय में डिफरेंस है। 40,000 आज भी है, 40,000 उस समय भी थे। उस समय उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद भी जो है केसेस बढ़ते रहे, जो सितंबर में पहुंच गए 1 लाख के आसपास, क्योंकि उस समय एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। इस समय जो 40,000 है, ऑलमोस्ट सब कुछ खुला हुआ है, फिर भी बढ़ने के संकेत वैसे नहीं मिल रहे हैं, घटने के ही संकेत मिल रहे हैं। ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है। तो हमें जनवरी फरवरी में भी मिले थे ना, कह दिया था बिना वैक्सीनेशन के हम जीत गए कोरोना से। नहीं, उस समय ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, इसीलिए साइंस का यूज नहीं किया हमने। मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं कि करीब 2/3 पॉपुलेशन अगर ससेप्टेबल हो, जो आप गवर्नमेंट की ही सर्वे ने बताया था, तो मैं वो डिफरेंस बता रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस है। इस समय ससेप्टेबल पॉपुलेशन वैसा नहीं और इसीलिए अचानक कम हुआ। दिल्ली में आप देखिए 1 महीने के अंदर जो है सडन जो है हम 100 के आसपास पहुंच गए, 100 से नीचे आने लगे। तो साइंस का जिक्र करना चाहिए हमें। ओवरऑल जो है एविडेंस का देखिए,
डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमें जो है ओपन माइंड होके मैं बात करता हूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल ओपन माइंड से ही ये सवाल पूछ रहा हूं अनिला सिंह, क्या हम एविडेंस साइंटिफिक डेटा के हिसाब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं या उम्मीद के सहारे भारत कायम है? अनिला सिंह स्क्रीन पर अकेले। हाँ संदीप जी एक बार फिर से प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, क्या हम साइंटिफिक डेटा, वैज्ञानिक आधार, तथ्य और साक्ष्यों के हिसाब से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं या उम्मीद के सहारे भारत कायम है? अनडाउटली, उसमें कोई शक ही नहीं है संदीप जी। आपको पता है कि किस तरीके से पूरा एक कमेटीज बनी हुई है, एक पूरा जिसमें एक्सपर्ट्स हैं सारे। ये कोई छोटी चीज नहीं है, बिल्कुल छोटी चीज नहीं है। इतनी बड़ी ह्यूमंगस पॉपुलेशन को हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। आपको लगता है ये बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात हमारे राष्ट्र की हो रही है। और जैसे डॉक्टर राय ने भी बोला है कि जो जनवरी फरवरी की जो सिचुएशन थी उसको हम अभी की सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास डेटा है ना इस चीज का, वो वही जनवरी फरवरी। मैं अपनी बात पर कायम हूं। तब हमने कहा था टीकाकरण के बावजूद हम के बिना ही हम तो जीत गए। कैसे जीते थे वो हमने देखा ना फिर अप्रैल मई में। नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद जिस तरीके से कोई बात नहीं, वो चले गए, 4 लाख लोग चले गए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आप उस बात को स्टिक करके रह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ वैक्सीनेशन ड्राइव जब कोई बात नहीं जो आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है उसके बाद आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। या यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे हैं कि उत्तर देंगे यादव जी ने और इनके नेताओं ने किस प्रकार से लोगों को डिस्करेज किया था कि वैक्सीन मत लगाओ। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं जानती हूँ कि यादव जी के एरिया के खास तौर से जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा हम टीका नहीं लगवाएंगे। ये तो ये है कि मुलायम सिंह यादव जी ने टीका लगवा लिया तो थोड़ा सा आपके बड़े प्रचारक हैं, आपके एक बड़े प्रचारक हैं, उन्होंने भी खुलकर कहा था मैं तो नहीं लगवाऊंगा। वो आजकल बीजेपी का प्रचार ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगी? आप बोल रहे थे, मैं बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। अच्छा, वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो उम्मीद के सहारे कायम है क्या हम? पवन खेड़ा, या साइंटिफिक डेटा देखिए, हम सारी दुनिया में हमारे इंटेलेक्ट की ताल ठोकी जाती है, दाद दी जाती है, हम वो डेटा दुनिया को तो दे देते हैं, अपना क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? नहीं, साइंटिफिक डेटा पर संदीप जी किसी को भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, खासतौर पे हमारे साइंटिस्ट पर हम सबको गर्व। दिक्कत कहां आती है जब देश का नेतृत्व सही वक्त पर सामने आए, जिम्मेदारी ले, व्यवस्थाएं जुटाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त पे जब उसकी आवश्यकता हो, लापता हो जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, दिखना ही बंद हो जाए, मन की बात भी खत्म हो जाए, सब बंद हो जाए और फिर प्रकट हो जाए, प्रकटोत्सव बन जाता है मोदी जी का, था फिर आ गए, धन्यवाद मोदी। मैं तो परेशान हो जाता हूं, हर बस शेल्टर पे दिल्ली में हर जगह थैंक यू, धन्यवाद मोदी जी। किस बात का धन्यवाद? हमें तो इस बात पहले तो यह समझाइए। इतने लोग मर गए, इतने लोगों के परिवार तबाह हो गए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक माफी नहीं निकली कि साहब गलती हुई। वो होता है एक बड़प्पन किसी नेतृत्व का। यह बौनापन जो है हमारे नेतृत्व का, कितने ही अच्छे वैज्ञानिक हों, कितने ही अच्छे डॉक्टर हैं जो हैं हमारे देश में, उन सब की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है क्योंकि हमारा नेतृत्व बौना है। और तो हमें यहां पर एक चीज तो बिल्कुल साफ है, अभी कोरोना गया नहीं है, दूसरी लहर ही नहीं गई, तीसरी की आशंका लगातार मुंह बाए खड़ी है। जो टीकाकरण है उसे और गति रफ्तार देनी होगी, जो दावे वादे किए गए थे 21 जून को उन्हें पूरा करना होगा, और व्यवस्था, आस्था, श्रद्धा, जो ये बातें हैं, इनकी राजनीतिक फसल काटनी अगर बंद करेगी तभी हम सही मायने में इस लड़ाई को जीत पाएंगे। जीते तो खुलकर जश्न मनाएंगे ना हम सब। नमस्कार।